जब से पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में डिफेंस डील हो गई है, इंडियन एंकर्स और इंडियन मीडिया की चीखें कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है। इसके हवाले से आज बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो मैं आपको दो क्लिप्स दिखाने लगा हूं, इन्हें पहले आप गौर से समझें क्योंकि इन क्लिप्स की वजह से बहुत से सवाल खड़े होते हैं। जरा ये क्लिप्स देखें। बहुत बड़ी खबर सऊदी अरब से इस वक्त मिल रही है। इजराइल और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। इजराइल और भारत के लिए ये अहम खबर क्योंकि ये दो देश नेटो जैसा करार इनके बीच हुआ है। किसी भी देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला जो है माना जाएगा। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा। इसमें असली जो प्लेयर हैं वो चाइना है, सऊदी अरेबिया और ईरान है। इसमें असली प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये वफादार होंगे? ये तो धोखेबाज हैं, इनके खून में धोखा है भाई। अब ये जो दूसरा क्लिप आपने देखा है मेजर गौरव का, ये मेरी नजर में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर गौरव ने 6 पॉइंट्स उठाए हैं और इन 6 पॉइंट्स के तसल्ली बख्श जवाब देने मेरी नजर में बहुत जरूरी है। खास तौर पर जो आखिरी पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि पाकिस्तानियों के खून में वफादारी नहीं है, इनके खून में धोखा है। हाउ डेयर यू। अब ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इनके मेजर साहब मैं आपको जवाब भी दे देता हूं और उसके अलावा 7 पॉइंट्स मैं रेज कर रहा हूं। अगर आप जवाब देने के काबिल हैं तो कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मेजर गौरव ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक तस्वीर दिखाई है इस डील की और कहा है शेख मिलाए सांप से हाथ। लाइक लिटरली लुक एट योर लैंग्वेज। ये मयार है आपकी रिपोर्टिंग का, ये नॉर्म रह गया आपकी रिपोर्टिंग का। मैं बड़ा एपॉलिटिकल आदमी हूं और मैं डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखता हूं। आई बिलीव इन द थियो डेमोक्रेसी और डॉक्टर इसरार की बहुत सी वीडियोस भी इस पर मौजूद हैं, वो पढ़ लीजिएगा, ये इस्लामिक डेमोक्रेसी को पढ़ लीजिएगा। बट द पॉइंट इज मैं किसी पार्टी की साइड नहीं लेता हूं। हम अपने वुज़रा आज़म की अच्छी खासी क्लास पाकिस्तान में बैठकर भी लेते हैं, लेकिन आपको किसने हक दे दिया है कि आप सांप जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें? कुछ तो मयार बदलें अपनी रिपोर्टिंग का। ये जो रिटोरिक होता है ये मीडिया में बेचने के लिए बड़ा अच्छा होता है। दैट शोज द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शेख जी जाओ रास्ता नापो, क्यों गरीबों को तंग करते हो? कुछ तो अंदाज़े गुफ्तगू बदलो, बात करते हो जंग करते हो। दूसरा पॉइंट आपने रेज किया कि अगर इस्राइल ने कल को यह फैसला कर लिया कि सऊदी अरब के किसी शहर के अंदर हमास की लीडरशिप मौजूद है और उसने सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किया, तो क्या पाकिस्तान से फौजें जाएंगी लड़ने के लिए? पाकिस्तान से टैंक जाएंगे लड़ने के लिए? क्या पीकर आप ये वीडियोस बनाते हैं? क्या आपको 20 नवंबर 1979 भूल गया कि जब काबा सीज हुआ था तब भी पाकिस्तान की फौजों को बुलाया गया था और घंटों के मार्जिन पर पाकिस्तानी फौजी पहुंचे थे और अपना मिशन मुकम्मल करके आए थे। कुछ चीजों को स्ट्रेटेजिकली अपनी यादाश्त को क्लियर कर लिया करें। दूसरी बात, आपके जहन में ये क्यों रहता है कि इस्राइल फैसला करेगा और इस्राइल ने कह दिया कि सऊदी अरब के अंदर हमास मौजूद है और इस्राइल को सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ी, तो क्या पाकिस्तान? इस्राइल को सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा चाहे आप करेंगे या इस्राइल करेगा तो वो जवाज बना देगा? हरगिज़ नहीं। आप ये बात भूल रहे हैं कि कतर के अंदर जो रिसेंटली सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस पे इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया ने कंडेम की है ये सर्जिकल स्ट्राइक। अगर आप अपने ही अखबार पढ़ लेते, अपने ही प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट्स देख लेते, तो शायद आप ये बात ना करते। तीसरी बात आपने ये रेज की कि पाकिस्तान अगर उम्मत मुस्लिमा का इतना बड़ा खैरखा है तो इस एग्रीमेंट के अंदर सीरिया और यमन को क्यों शामिल नहीं करते? वेल, पाकिस्तान ने OIC के समिट में बैठकर भी, अरब लीग का जब समिट ऑर्गेनाइज अरब लीग ने कराया तब भी बोला कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ टास्क फोर्स। और रही बात इन ममालिक, पाकिस्तान दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने के मूड में है और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ दिनों में बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती हुई आप देखेंगे। फिर आपने ये कहा कि जरूर इसके पीछे चाइना है। हाउ डीप, क्या जबरदस्त सोचते हैं। ये बात अपनी पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट।
एज पाकिस्तानीज वी आर प्राउड ऑफ इट कि चाइना के साथ हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है। आपका गला क्यों सूख रहा है? आपको मिर्चें क्यों लग रही हैं? पाकिस्तान चाइना की पुष्टपनाही पे रखते हुए, चाइना को अपनी बैक पे रखते हुए दुनिया में जाकर सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट करता है, मिर्चें आपको इंडिया में बैठ के लग रही हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। आप समझ नहीं पाते और आप बोलना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह है, और उसकी वजह भी समझ में आती है कि इसराइल के खिलाफ आप कोई भी चीज सुन नहीं सकते, क्योंकि जिन मीडिया चैनल्स पे आप ज्यादातर अपेयर होते हैं उनमें से आधे इंडियन चैनल्स रूपर्ट मर्डॉक के हैं, तो आपकी बेचैनी समझ में आती है। साथ ही साथ आपने एक बड़ी अजीब बात की, जो कि शायद मेरी नजर में इंडियन गवर्नमेंट को नोट करनी चाहिए। आपने कहा कि नेपाल के अंदर जनता खड़ी हो गई और सब कुछ जला दिया जनता ने। अगर दोबारा अरब स्प्रिंग होता है तो ये सब शेख भागते हुए नजर आएंगे। इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड टेक नोटिस ऑफ दिस। आपका सऊदी अरब के साथ $52 बिलियन का ट्रेड है। मेजर गौरव इस वक्त सऊदी अरब और इंडिया के रिलेशनशिप इस तरह की बातें करके खराब करते हैं कि आपको शेख भागते हुए नजर आएंगे। आपने मन ही मन में ना सऊदीया को अपना दुश्मन मान लिया है और आपके दुश्मनों में बैक टू बैक इजाफा होता जा रहा है। छठा पॉइंट है आपका कि पाकिस्तानी वफादार नहीं होते। आपने कहा कि इनके खून में धोखा है। Now, this was too below the belt और आपने जो बात की है this wasn't even called for। अब जरा इसके जवाब सुनते जाइएगा। सबसे पहले कतर के साथ आपकी दोस्ती है, आपकी एलएनजी की इंपोर्ट्स हैं और आपकी 2024 में ये एलएनजी की इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट $13 बिलियन क्रॉस कर गई थी। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कतर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और फिर उसी कतर के अंदर आपके 8 नेवी के ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं जो आपके लिए और मोसाद के लिए सीक्रेट सर्विस का काम कर रहे थे, खुफिया एजेंट बने हुए थे। कतर की इंफॉर्मेशन इधर से उधर, वहां से यहां कर रहे थे और फिर उन्हें सजाएं भी दी गई। दोस्ती के नाम पर धोखाधड़ी की ये पहली मिसाल है। दूसरी मिसाल, बांग्लादेश के अंदर आपने कितनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश की। 2024 में आपकी ट्रेड $14 बिलियन क्रॉस कर गई थी बांग्लादेश के साथ और उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बांग्लादेश हमारा नेचुरल एलाय है। वो जो आपका नेचुरल एलाय है ना, वो अब आपको अपने मुल्क में घुसने नहीं देता। वो नेचुरल एलाय टेलीविजन पे पता क्या कहता है कि इंडियन स्पाइज ने हमारे टेंपल्स को वैंडलाइज किया है। ये आपका नेचुरल एलाय आपके बारे में कहता है। उस नेचुरल एलाय की बांग्लादेश की अपनी मॉडल पकड़ी जाती है, जिसके इंडियन हैंडलर्स थे वो स्पाइज आपके पकड़े जाते हैं। आपके बारे में बांग्लादेश की आवाम कहती है कि आप प्रोटेस्ट को फ्यूल करते हैं, आप माइनॉरिटी की किलिंग कराते हैं और आप बांग्लादेश को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। पर कहानी तो यहां खत्म नहीं होती है, कहानी अभी आगे बढ़ती है। आपका एक और पड़ोसी है और वो पड़ोसी है श्रीलंका। श्रीलंका वो पड़ोसी है कि जहां पर आप LTTE को स्पॉन्सर करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं और फिर आप 1987 से लेकर 1990 तक 1 लाख ट्रूप्स भेजते हैं पीस कीपिंग के नाम पर। और श्रीलंकन से आज पूछे ना कि वो पीस कीपर्स का क्या बना, वो पीस कीपर्स नहीं थे, वो एक फोर्स्ड इन्वेजन थी इंडिया की हमारी सरजमीन पर। इसकी कॉस्ट आपको अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी की असैसिनेशन की सूरत में देनी पड़ी है। आपको धोखेबाजी, आपको दोस्ती के नाम पर फ्रॉड नजर नहीं आ रहा। यूएई ने अभी रिसेंटली आपके 2 ऑफिसर्स को पकड़ा है कि जो स्पाइंग कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इरानियन टाइज। लेकिन कहानी तो यहां भी खत्म नहीं होती है। नेपाल जो बेचारा लैंड लॉक्ड है हर तरफ से, आपका हमेशा से वोटर रहा है दुनिया के हर फोरम पे। 2015 में वो लैंड लॉक्ड मुल्क जो आपके ऊपर टोटल इन्हिसार करके चलता है, जिसके पास सिवाय टूरिज्म के कुछ नहीं है, वो नेपाल 2015 में आपके साथ ट्रेड बंद कर देता है कि हमें आपके साथ ट्रेड रखनी ही नहीं है, कुछ लेना देना आपके साथ होना ही नहीं चाहिए हमारा। इसके क्या रीजंस है? ये धोखाधड़ी की कहानियां और ये खून के रंग आपको नजर नहीं आते। फिर कहानी आते हैं ईरान की, जहां पर आप इतने अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे कि आप $500 मिलियन की इंडियन इन्वेस्टमेंट लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे 4 बहार में। और फिर क्या हुआ? फिर ईरान ने उसी 4 बहार से आप ही के इंडियन ऑफिशियल्स को पकड़ा है कि जो एस्पियोनाज कर रहे थे, उनको सजाएं भी हुई। फिर उसके अलावा आपका स्पाई नेटवर्क पकड़ा गया कि जो ईरान की इंफॉर्मेशन उठाकर
मोसाद को दिया करता था। सो कौन किसकी एजेंसी है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। फिर अफगानिस्तान की बारी आती है छठे नंबर पे। अफगानिस्तान के अंदर 2021 से पहले पहले आप तकरीबन $3 बिलियन लगा चुके थे। फिर 2023 में एक रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट पता किसकी है, ये यूएस की कांग्रेशनल रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट कहती है कि आपके मुल्क के ऊपर एक्विजिशन है कि आप फंडिंग करते हैं नॉर्दर्न अलायंस की, यानी वो वॉर लॉर्ड्स जो अफगानिस्तान में हैं, एंटी तालिबान हैं, आप उनको फंड करते हैं कि पाकिस्तान को उलझा के रखो। ये यूएस की कांग्रेशनल रिपोर्ट है, 2023 में आई है, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। फिर आप 7वें नंबर पे आए, चाइना, जहां भाग भाग कर जाते हैं ब्रिक्स में इस उम्मीद पर कि चाइना के साथ आपके रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाएं, लेकिन अपनी वीडियो में आप बार बार चीख चीख के कहते हैं कि इस सारी डील के पीछे पाकिस्तान और सऊदीया, इसके पीछे चाइना मौजूद है। चाइना के साथ आपकी आपकी रिफ्ट, आपकी लड़ाई, आपके इलाके वो इतने डिस्प्यूटेड हैं और हाथ से नहीं है। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने लद्दाख में कर रखी है वो तो ऑलरेडी खटाई में पड़ चुकी है। ब्रह्मपुत्रा ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। वॉर्स आप कितनी लड़ चुके हैं, तो चाइनीज भी जानते हैं, वो भी आपको सगा नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, कतर हो और अब सऊदी अरब हो, किसके साथ वफा कर दी, किसके साथ दोस्ती निभाई। जिसके साथ भी दोस्ती करने की कोशिश की उसको डसा जरूर है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम कि हम उस तरीके से बात नहीं करते जिस लहजे में आप बात करते हैं। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आज आपको दुख इस बात का है कि आपके दुश्मनों में इजाफा हो गया है। अब सऊदी अरब भी आपके दुश्मनों में कंसिडर होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको उन 25 लाख नौकरियां जो आपके एनआरआईज सऊदी अरब में करते हैं वो जाते हुए नजर आते हैं। आपको अपने वो $8 बिलियन की रेमिटेंस जो हर साल आपके एनआरआईज इंडिया भेजते हैं, और ये आपकी तारीख की चौथी सबसे बड़ी रेमिटेंस है, ये रेमिटेंस आपको जाती हुई नजर आ रही है। सो पॉइंट ये है, इंडिया के बारे में फिर वही कहूंगा कि आप और चंद पॉलिटिशियंस हैं जो बेचारे इस मुल्क को, इंडिया को खराब करते हैं। इंडिया की आवाम प्यारी है, इंडिया के लोग अच्छे हैं, लेकिन आपकी ये फॉरेन पॉलिसीज इंडिया को चलने नहीं देंगी। 60 दिन है आपके पास, 60 दिन के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी एक बार फिर नजर सानी करें, चेंज करें, वरना आप आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि 60 दिन के बाद रेजीम चेंज का खतरा तो आपके सरों पे मंडला रहा है। बिहार का इलेक्शन है, जोड़ तोड़ जारी है। चंद्रबाबू नायडू कहाँ बैठते हैं, नीतीश कुमार कहाँ बैठते हैं, वो तो ऑलरेडी सिलसिला चल रहा है। और ऐसे में अगर रेजीम चेंज हुई तो मोदी सरकार नहीं रहेगी, एक नई सरकार की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये बातें आपके समझने के लिए हैं। फिक्स इट बिफोर इट्स टू लेट। मस्जिदें भी ढाओ, मांगो भी मुसलमानों से वोट। मस्जिदें भी ढाओ, मांगो भी मुसलमानों से वोट। लब पे वादे और कुछ, किरदार का रुझान और। हमसे कहते हैं कि हम भारत में फिर हो जाएं जम, हम समझते हैं बनेगा एक पाकिस्तान और।